हेलो दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दोबारा से एक शेयर के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने एक शेयर के बारे में पूछा था। मुझे लगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप सभी को भी पता चल सके, साथ ही साथ उनको भी पता चल जाएगा कि शेयर कैसा है। हमारे जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर वो खरा उतरता है नहीं उतरता है। हमने जो पॉइंट्स बना रखे हैं, अगर वो उसको कंप्लीट करता है तो हम ज़रूर इसमें निवेश कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको इग्नोर करेंगे। इस कंपनी का नाम है सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड के नाम से है। ये मोस्टली मोटर वगैरह और गैस वगैरह में काम करती है, ऑटो पार्ट्स का वगैरह का इनका काम है। इसका ये हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कैसी कंपनी है, हमारी जो फंडामेंटल्स के रूल्स हैं उनमें अगर कवर होती है तो हम डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको इग्नोर करेंगे। आइए हम सीधा चलते हैं और इसके फंडामेंटल को एनालिसिस करते हैं। हेलो दोस्तों, सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। क्या करती है कंपनी, क्या इसके प्रोडक्ट्स है, कहाँ कहाँ से इसके रेवेन्यू आते हैं, वो सारा हम एक बार इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड इज़ ए इंडिया बेस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। ऑटोमोटिव्स में डील करती है, मोटा मोटी हम ये समझ सकते हैं कि ऑटोमोटिव्स में डील करती है। द कंपनी इज़ अंगेज्ड, मतलब कंपनी अंगेज्ड है काम करने में जिसमें वो माहिर है। वो है इसका डिज़ाइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सप्लाई। डिज़ाइन करती है प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चर भी खुद ही करती है, उसको सप्लाई भी खुद ही करती है। अंगेज्ड ऑटोमोटिव सिस्टम एंड कंपोनेंट्स सच एज ए डिफरेंट असेंबलीज, गियर्स, conventional and micro hybrid motors, BSG system and EV traction motor across all vehicles category। हर व्हीकल के हिसाब से ये है जो EV ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह होती है, हाइब्रिड मोटर्स वगैरह होती है, उसका डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। द कंपनी डेवलप मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक हार्डवेयर सिस्टम कंपोनेंट सच एज वेल एज बेस्ड एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। की पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि इसके प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है। द कंपनी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग मोबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्पेशलाइजिंग इन द डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ द हाई इंजीनियर्ड मिशन क्रिटिकल एंड हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स एंड बेस्पोक सिस्टम एंड कंपोनेंट्स फॉर द ग्लोबल मोबिलिटी OEM for both electrified and non-electrified powertrain segments. Its product portfolio including precision forged bevel gears and differential assembles sectors, motor and traction motors, intermediate gears. It has 8.1% and 4.2 global market share in the differential gears and starters motors business। जो इसके रेवेन्यूज़ है वो रेवेन्यू इन्होंने बताए हुए हैं कि हमारे रेवेन्यू कहाँ कहाँ से किस किस रेशो में जनरेट होते हैं। डिफरेंशियल गियर्स में 32% का इनका रेशो है, डिफरेंशियल असेंबलीज़ में 27% का रेशो है, अदर ड्राइवेट्रेन पार्ट्स में 20% का है, कन्वेंशनल स्टेटर्स मोटर्स में 9% का है, अदर्स में 12% का है। जो इनके रेवेन्यू का सेगमेंट है वो अलग अलग इन्होंने जो पार्ट्स बना रखे हैं उसमें इन्होंने पाँच में डिवाइड कर रखा है। इनके जो रेवेन्यू आते हैं वो इन 5 सेगमेंट से आते हैं। इसमें ये बता रखा है भाई मार्केट सेगमेंट इनका PV 72% है, CV 10% है, E2W एंड E3W 7% है, अदर 13% है। ये मार्केट का सेगमेंट मतलब कहाँ कहाँ ये कितना कितना कवर करते हैं उस मार्केट को, कौन से मार्केट में कितना इनका रेशियो वो बता रखा है। पावर ट्रेन में पावर सोर्नस न्यूट्रल 36%, बैटरी EV 35%, माइक्रो हाइब्रिड 20%, ECE डिपेंडेंट 9% है। बाय जोग्राफी इन्होंने जो मतलब कंट्री वाइज जो कवर कर रखा है वो ये बता रखे हैं कि नॉर्थ अमेरिका 44% आता है, इंडिया में 28% की सेल है, यूरोप में 22% की है, रोम में 6% की इनकी सेल है। ये इस अकॉर्डिंग इन्होंने जोग्राफी बता दी कि ये कहाँ कहाँ कवर करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, कहाँ कहाँ इन्होंने सेल किया है। इलेक्ट्रिफिकेशन में है इन H2 फाइनेंशियल ईयर 25 द कंपनी एडेड 2 न्यू EV प्रोग्राम्स। कंपनी ने 2 न्यू EV प्रोग्राम्स ऐड किए हैं, 2 न्यू कस्टमर्स, brings the total number of awarded program to 56 across 32 customers. The revenue from the battery EV is growth 53% year on year। मतलब इन्होंने जो EV बैटरी है उसमें ग्रोथ दिखाई है वो 53% की दिखाई है ईयर ऑन ईयर में, ये जो कि अच्छी बात है। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, वो ये देखना है कि ऑर्डर बुक, इन्होंने अपनी ऑर्डर बुक दिखाई है कि आने वाले टाइम के लिए इनके पास कितने रुपए के ऑर्डर आए हुए हैं आज की डेट में।
वो एक अच्छा पॉइंट माना जाता है, एक प्लस पॉइंट माना जाता है किसी भी कंपनी में। कंपनी ने बताया कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 द कंपनी हैज़ ए नेट ऑर्डर बुक, कंपनी के पास ऑर्डर बुक है 23,100 करोड़ रुपए की। तो इनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है, वो इसी में बिजी रहेंगे। ये एक अच्छी खासियत मानी जाती है। अगर किसी कंपनी के पास पहले से ही ऑर्डर बुक आई हुई रहती है तो उस कंपनी की ग्रोथ के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 जो 18,600 से 23,100 रुपये की ऑर्डर बुक इन्होंने दिखाई है। ऑर्डर बुक में इनके पास है EV 78% की ऑर्डर बुक है, नॉन EV 22% की ऑर्डर बुक है इनके पास। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखते हैं इनकी। द कंपनी ऑपरेट्स 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कंपनी के पास 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, एक टूल एंड डाई शॉप है, 8 वेयर हाउसेज हैं, 3 इंजीनियरिंग कैपेसिटी सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया में, सवेरिया में और मैक्सिको, US, बेल्जियम, जर्मनी एंड चाइना। इसके अलावा यहाँ इनके पास ये सेंटर्स भी इन्होंने खोल रखे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन्होंने बताई कि हमारे पास कितनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी, इन्होंने गियर में बताया 60.2 MN, डिफरेंशियल असेंबलीज में बताया 2.5 mm, स्टेटर्स मोटर्स में 5.8 mm और ट्रैक्शन में मोटर में 0.4 mm। ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बताइए कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है। एक्सपेंशन यानी कि बढ़ा कितना रहे। अक्टूबर 2023 में कंपनी स्टार्टेड ऑपरेशन एज इट्स ए सेकेंड डिलीवरी ड्राइवर लाइन बिजनेस प्लांट इन द मानेसर हरियाणा। इन अप्रैल 2024 में इट ओपनड ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन स्लायो मैक्सिको टू प्रोड्यूस डिफरेंशियल असेंबलीज एंड रिडक्शन गियर्स। इन्होंने सर्बिया और मैक्सिको में भी वहाँ पे भी अपने प्लांट्स लगाए हैं जिसमें ये डिफरेंशियल असेंबलीज को बढ़ा रहे हैं वहाँ पर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया कि इनके पास किसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ क्या क्या है वो बताया। द कंपनी ऑपरेट से 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन इंडिया में, बहुत अच्छी बात है ये। सेरेबिया विद कैपेबिलिटीज़ अक्रॉस प्रिसीजन फॉर्जिंग्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, रडार, sensors and base and application software development. It has launched 8 new products between फरवरी 22 से 24। इन्होंने 8 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं फरवरी मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच में। इट इन्वेस्ट मतलब ये अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उस पर अपने रेवेन्यू का 2% इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ खर्चा करते हैं ताकि कुछ नए प्रोडक्ट्स निकल के आ सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एम्स टू इंक्रीज यानी कि ये आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में ये 1% उसको बढ़ा देंगे, मतलब 2 से 3% कर देंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, एक अच्छी चीज़ है। कोलाब्रेशन, इन्होंने किससे कोलाब्रेशन कर रखा है, किससे साझेदारियाँ कर रखी है वो बताया हुआ है। जनवरी 2024 में The company signed an MOU with Tihan IIT Hyderabad to develop connected and autonomous and electric technologies for AGV and drones and eVTOL। मतलब ये ड्रोन्स वगैरह और अलग जो सेगमेंट्स हैं उनमें भी ये आगे जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये इन्होंने IIT हैदराबाद से टाइप किया है कि हम मिल कर के एक ऐसी चीज़ बनाएं, ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप करें जो हमारे इंडस्ट्री में काम आ सके या इंडस्ट्री को हम प्रोवाइड करवा सके। उसमें GV आ रहा है एंड ड्रोन्स वगैरह आ रहा है। ड्रोन्स की तो आपको भी ये पता होगा कि आने वाले टाइम पे कितनी बड़ी डिमांड है, तो इसमें ये अगर घुस रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। मई 2023 में द कंपनी साइन एन एग्रीमेंट विथ यूक्रेमेक एंड UK बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म। ये यूकिपमेक एक UK बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म है टू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर दियर पेटेंटेड स्पोक मोटर एंड इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज़। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि स्पोक मोटर इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज़ को मिल करके कुछ नए प्रोडक्ट को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। रेंजिंग विथ द 100 किलोवाट से 440 किलोमीटर फॉर द वेरियस EV एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग कार, बसेज, CV। मतलब ये वेरियस EV एप्लीकेशन पर वर्किंग कर रहे हैं जिसमें कार, बसेस, CV ये सारे सब कुछ इसमें आ रहे हैं। ये उसमें कुछ पार्ट्स वगैरह जैसे गियर हो गया, मोटर वगैरह हो गई, उनमें ये उनसे टाइप कर रहे हैं। टाइप करके उन प्रोडक्टों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए उस फील्ड में ये उस जहाँ पे जो कंट्री में वो कंपनी है उसके साथ इन्होंने टाइप किया ताकि हम वहाँ पे भी उस चीज़ को बना सके और वहाँ की मार्केट की डिमांड को पूरी कर सके। एक्विजिशन मतलब इन्होंने कोई कंपनी खरीदी है या उसमें स्टेक को लिया है वो बताया गया है यहाँ पे। इन अक्टूबर 2024 में द कंपनी एंटर्ड एन एग्रीमेंट विद द एस्कॉट कुबोटा लिमिटेड।
इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड टू एक्वायर इट्स रेलवे इक्विपमेंट डिवीज़न, मतलब रेलवे से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट डिवीज़न है ना, उसकी ये सप्लाई देंगे या वो कुछ सेल वगैरह करेंगे, वो देखते हैं क्या है। एज गोइंग कंसर्न टू सम स्लम सेल बेसिस फॉर 1600 करोड़ टू सप्लाई क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर द रेलवे सच एज ब्रेक्स एंड सस्पेंशन सिस्टम टू द वेरियस रोलिंग स्टॉक्स। इन सितंबर 2023 इट एक्वायर्स 52% स्टेक इन द नोवेलिक एंड एडेड कैपेबिलिटीज़ इन द सेंशंस एंड सॉफ्टवेयर वेरियस। मतलब ये एस्कॉर्ट कोबर्ट लिमिटेड के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि वो रेलवे से रिलेटेड जितने भी जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, वो इनको प्रोवाइड करवाएगी। इस कंपनी के पास जो ऑर्डर है उसके फुलफिलमेंट हम करेंगे या मिलकर जो भी काम करेंगे उस कंपनी के साथ मिलकर के ये काम करेंगे। और इन्होंने एक 54% का स्टेक भी लिया है। नोवेल है एक कंपनी, उसमें 54% का, जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है जो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करती है, उसमें इन्होंने स्टेक भी लिया, वो कंपनी को ख़रीदा भी है। लास्ट में ये बताया कि फंड रेज द कंपनी कंप्लीटेड ए QIP फॉर द 2400 करोड़ इन द सितंबर 2024। इट सपोर्ट्स इट्स ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, मतलब कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ग्रोथ की स्ट्रेटेजीज पे काम करने के लिए फंड भी रेज कर रही है। अब हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ का है। कंपनी अच्छी कंपनी है, मार्केट कैप भी अच्छा है। कंपनी आज की डेट में जो इसकी करंट प्राइस चल रही है वो 494 में चल रही है। कंपनी ने हाई लगाया था, वो लगाया था 769, एक अच्छा हाई था, और लो इसका गया था आज की डेट में, आज की डेट तक 475। तो मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट ये है कि जो इसने लो लगाया था आज तक का 475, और आज की डेट में कितना ट्रेड कर रहा है, 494, जो कि बहुत अच्छा साइन माना जा रहा है। मतलब ये 20 रुपये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा है। तो आप अगर इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हम इस पर स्टडी करेंगे, अगर अच्छे हैं तो डेफिनेटली हमें शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जिस रेट पे अभी ये शेयर मिल रहा है, उस रेट पे आने वाले टाइम पे जब मार्केट बूस्ट पे जाएगा, बूम करेगा, तो ये शेयर नहीं आपको मिलेगा, उस टाइम पे बहुत अच्छा चला जाएगा। स्टॉक का P रेशो 51.5 है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि 20 से कम अगर P रेशो होता है तो वो एक अच्छा साइन माना जाता है। ऑर्डर बुक इनके पास 84 बुक वैल्यू इनकी 84.2 है। कंपनी डिविडेंड भी देती है हर साल। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 9.71 है। सेल्स ग्रोथ कंपनी ने जो दिखाई है लास्ट 5 सालों की 35% है, 3 सालों की 26% दिखाई है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग 28%। ये एक छोटा सा माइनस पॉइंट मुझे लगता है कि ये प्रमोटर होल्डिंग इतनी नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर होना चाहिए, तो ये एक हमारा माइनस पॉइंट है। इसमें हम आगे देखते हैं प्लेस परसेंटेज, कंपनी ने कोई चीज़ गिरवी नहीं रखा रखी है, ना अपनी होल्डिंग गिरवी रख रखी है, ना अपनी असेट्स गिरवी रख रखी है, तो प्लेस परसेंटेज भी कम है। इंडस्ट्री भी 24%। कंपनी का जो पी है वो बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री के पी से, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। हमारे 2 नेगेटिव पॉइंट हो गए, प्रमोटर होल्डिंग और एक इंडस्ट्री हमारा पी रेशो, 2 नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हमने देख लिए। डेप्थ इक्विटी रेशो ये बहुत अच्छा साइन है, 0.4, ये बहुत अच्छा साइन है कि डेप्थ इक्विटी रेशो 0.04 है, जो कि एक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा माना जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू हम देखते हैं 345, और आज की डेट में शेयर ट्रेड कर रहा है 494, मतलब 100 रुपये, 100-125 रुपये ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारा तीसरा माइनस पॉइंट है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती शेयर की प्राइस से तो भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होती, हम इसमें आगे फिर इन्वेस्ट कर सकते थे। बट हमारे पास अभी 3 नेगेटिव पॉइंट आए हैं। अब इसमें हम आगे स्टडी करते हैं। आगे स्टडी करके ये ग्राफ है, इसको आप रिसर्च करके देख सकते हैं, ग्राफ वगैरह आप गूगल पे भी देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। कंपनी के यहाँ पे आज तक की जो प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स है वो पता हम देखते हैं क्या है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, कंपनी ने रिड्यूस डेप्थ किया। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई कंपनी अपनी होल्डिंग्स को कम कर रही है, उसके साथ साथ में अपने जो लोन्स वगैरह है उसको भी कम कर रही है, तो वहाँ पर पे प्रमोटर होल्डिंग अगर कम भी होती है तो उसको हम माइनस पॉइंट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए कि डेप्थ रिड्यूस किया है, क्यों किया है उसका हम आगे देखते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ईयर उन्होंने 24.54% की लास्ट 5 ईयर में इन्होंने दिखाई है। मेंटेन डिविडेंड भी पे आउट 33% का पे आउट है। प्रमोटर होल्डिंग इन्होंने दिखाई डिक्रीज ओवर द लास्ट 3 ईयर में 39% इन्होंने प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ की है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि इनके ऊपर पहले कितने डेप्थ थे और इन्होंने कितने कम किए। अगर हमें कुछ लगता है सही तो हम इसमें हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं। इसमें
यहाँ पे ये इनकी पीयर कंपनी है, मतलब इससे मिलता जुलता जो काम करती है वो वाली कंपनियाँ है। इसमें हम और आगे चलते हैं। इसमें हम क्वार्टरली सेल्स को एक बार छोड़ते हैं, क्वार्टरली सेल्स की बजाय हम इसकी ईयरली सेल्स पे देखते हैं। ईयरली सेल्स 2022 में कंपनी की सेल थी 2131 करोड़, 2023 में 2676 करोड़, 24 में 3185 और अब ये बोल रहे हैं हम 25 में 3565 करोड़ के हम टच कर लेंगे। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उस कंपनी की सेल्स में हमेशा ये देखना है आपको कि कंपनी एक सर्टेन लेवल से ग्रोथ करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एकदम से 50%, 60, 70, 80% का बूस्ट आ जाए। कंपनी ने 22 में 2131 करोड़ की सेल की थी, उसके बाद 2600, मतलब अराउंड 15%, 10% के आसपास की सेल अच्छी रहती है, 20% की मान सकते हैं, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कंपनी ने 2131, फिर 2676, फिर 3185, तो एक रीज़नेबल ग्रोथ है जो कि एक अच्छी ग्रोथ मानी जाती है किसी भी इंडस्ट्री में। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। कंपनी का 432 करोड़ का है, 509 करोड़, 671 करोड़, 772 करोड़। फिर कंपनी ने टैक्स देने के बाद कितना नेट प्रॉफिट कमाया, 362 करोड़, 395 करोड़, 518, 584। ये रीजनेबल प्रॉफिट्स है, मतलब ये नहीं है कि एकदम से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया हो बहुत ज़्यादा, एकदम से कम हो गया हो, तो वो भी सही नहीं होता है किसी कंपनी के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो आप हम इन फ्यूचर में हम डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिनकी वजह से प्रॉफिट एकदम से बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये मेरे को प्रॉफिट देख के सही लग रहा है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, इसकी बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स है, आज की डेट में कंपनी बता रही है कि सितंबर तक हमारे पास जो रिजर्व्स है 4609 करोड़ की, जो अच्छा साइन है। 2064 करोड़ के पहले थे, उसके बाद 4609 करोड़ के रिजर्व। कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज़ हम देखते हैं। कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज़ 2021 में 447 करोड़ की, 2022 में 151, फिर 23 में 295, फिर 24 में 412 करोड़, फिर 202 करोड़। ये लाइबिलिटीज़ है, बट ये लाइबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इन बिहाफ ऑफ असेट्स हम देखते हैं तो 1384 करोड़ की फिक्स असेट्स थी, 1588 करोड़ की फिक्स असेट्स, 1951 करोड़ की फिक्स असेट्स, 2243। इसके बिहाफ पे लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी है कंपनी के पास 754 करोड़ का, अदर असेट्स भी 3107 करोड़ की है। तो लाइबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं है, असेट्स अच्छी है, तो ये एक अच्छा साइन है कि हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे असेट्स इन्होंने अच्छी हेल्दी मेंटेन कर रखी है कंपनी ने। इसके बाद हम आते हैं कि कैश फ्लो में क्या है। कंपनी को डेली रूटीन के लिए जो कैश चाहिए होता है उसके लिए कंपनी ने क्या कर रखा है, कितना कैश मेंटेन कर रखा है, उसके लिए हम देखते हैं तो मार्च 24 में कंपनी के पास 47 करोड़ रुपए का कैश पड़ा है। कैश को क्या है कि डेली रूटीन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कैश होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी कंपनी के पास माइनस में कैश चलता है तो वो कंपनी एक अच्छी नहीं बताई जाती है। जिसके पास प्लस में चलता है, जिसके पास कैश पड़ा होता है, वो कभी भी यूज़ कर सकती है, अपने डेली रूटीन के खर्चों के वगैरह के लिए यूज़ कर सकती है। इसके बाद हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग आप यहाँ पे आइए, हम इसको पीछे से चलते हैं। प्रमोटर हम ईयरली देखते हैं इसको। अब मार्च 22 में कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग कितनी थी, 67%। वहाँ पे फिर मार्च 23 में इन्होंने 33% कर ली, फिर 24 में 29%, फिर 28%। और इसमें फिर एफ धीरे धीरे एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब एफ में हम आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 6.97% की होल्डिंग है। फिर इसके अलावा फिर गवर्नमेंट सिंगापुर की एक और जो फंड हाउस है उसका इन्वेस्टमेंट है। तो ये इस हिसाब से फंड हाउस एफ इसमें इन्वेस्टेड है। अब हम डी में आते हैं, 31% का डी इन्वेस्ट करके बैठे हैं। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि वो शेयर कभी भी ख़राब नहीं होता है जिसका पी रेशो 20 से ज़्यादा हो, या उसका डेप्थ इक्विटी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, या उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू ये आपकी कम दिखा रही हो या ज़्यादा दिखा रही हो। तो कुछ चीज़ें हमें ये भी देखनी चाहिए कि जहाँ पे किसी भी कंपनी में एफ और डी की होल्डिंग अगर 10% या 15% से ऊपर होती है तो उस कंपनी को हमेशा कंसिडर करके रखना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि ये चीज़ एक पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी कंपनी या कोई भी हम जब किसी कंपनी में अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में एक रिसर्च करते हैं, छोटी मोटी ही सही बट रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ ने 33.25% की होल्डिंग ले रखी है, मतलब इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, इस कंपनी के बिहाफ पे। और डी में आप देखिए कि SBI बैंक है, उसका एक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें इन्होंने 8.22% का इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस बैंक का इन्वेस्टमेंट है। और इसके बाद हम आते हैं मरीन असेट का है। मरीन असेट एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड बोला जाता है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल है,
कैनरा बैंक का एक फ़ंड है म्यूचुअल फ़ंड, मरीन एसेट का म्यूचुअल फ़ंड है, लाइफ LIC का म्यूचुअल फ़ंड है, लाइफ इंडिया कॉर्पोरेशन 1.53% की इनकी होल्डिंग है, आदित्य बिरला की होल्डिंग है, आप ये देखिए, निप्पॉन लाइफ इसकी होल्डिंग है, HDFC बैंक की होल्डिंग है। तो कुछ जो आपके पॉइंट्स होते हैं, अगर वो पॉइंट्स फुलफिल नहीं कर रहे हैं, बट आपको लास्ट में देख के लगता है कि यार ये एफआईज और डीआईज ने इतना मोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो क्यों कर रखा है? क्यों कि इनके पास एक बहुत अच्छी रिसर्च वाली टीम होती है, जो बहुत अच्छे एजुकेटेड होते हैं मार्केट का, जिनको बहुत बढ़िया नॉलेज होता है, जो बैक एंड लेवल से बहुत मतलब बहुत पुराने लेवल से इन कंपनी को स्टडी करते हैं, इनके मैनेजमेंट से जाके मिलते हैं, तब जाके ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इतना मोटा इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी ने कर रखा है, तो हम वहाँ पे एक छोटे लेवल से एंटर कर सकते हैं। छोटे लेवल से एंटर करने से ये होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से आपको ये देखने को मिलेगा कि जहाँ भी एफआईज और डीआईज अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हैं, सर्टेन लेवल से बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए, एफआईज की होल्डिंग, आप एफआईज की होल्डिंग देखिए, मार्च 22 में आपको कितनी थी? 8.79। मार्च 23 में एकदम से इन्होंने 24% बढ़ा दी। मार्च 24 में फिर देखिए 32%, फिर 33%। मतलब कुछ तो इन्होंने देखा होगा इस कंपनी में। एफआईज की छोड़िए, डीआईज देखिए, आपके एसबीआई बैंक इतना बड़ा बैंक है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, LIC, ये इतनी बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आंख बंद करके थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जब 16.42% मार्च 22 में इनके पास परसेंटेज था होल्डिंग का, फिर इन्होंने एकदम से बढ़ा दिया 31.28 कर दिया, फिर 28%, अब 31.15%। तो इन्होंने कुछ तो देखा होगा इस कंपनी में, तभी तो इन्वेस्ट किया ना। तो हम अपने फंडामेंटल्स को, कई बार हम अपने फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं होते हैं, उन फंडामेंटल्स को हमें थोड़ी देर फिर इग्नोर करना होता है, क्योंकि हम फिर उस पॉइंट पे चले जाते हैं कि एफआईज और डीआईज कितना है। एफआई डीआईज भी आपको तभी कंसीडर करना है जब उस शेयर की प्राइस उसके लो के आसपास खड़ी हो, कि उस कंपनी का लो, यहाँ पे उस कंपनी का लो आप देखेंगे तो उस कंपनी का लो यहाँ पे कितना बताया हुआ है? उस कंपनी का लो 475, और आज की करंट वैल्यू क्या है? 494। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे स्टॉक पी को कंसीडर नहीं करूँगा इस केस में। यहाँ पे मैं इसके जो मेरा प्रमोटर होल्डिंग है उसको भी मैं इग्नोर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरे को जो प्लस पॉइंट सबसे मोटा दिखने को मिल रहा है, वो एफआईज और डीआईज का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। किसी भी कंपनी में 30% की होल्डिंग किसी भी एफ आई डी आईज़ की होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो मैं इस शेयर को कुछ टाइम के लिए नोटिस में रखूँगा, और नोटिस में रखने के बाद इसमें स्मॉल लेवल से इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे होल्डिंग्स को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी होल्डिंग्स बहुत रियरली केसेस में देखी जाती है, बहुत ही कम कंपनियों में मिलती है। अगर आप 100-125 कंपनियों की रिसर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ओनली 2 या 3 कंपनियाँ मिलेगी जहाँ पे इतना मोटा इन्वेस्टमेंट एफ आईज़ और डी आईज़ करते होंगे। कभी भी इतना मोटा इन्वेस्टमेंट कोई भी एफ आई डी आईज़ नहीं करते हैं। इतने बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनके पास करोड़ों लाखों करोड़ों का फंड होता है, और ये एकदम से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये तभी करते हैं जब इनको कुछ दिखता है, और आज की डेट में ये इन्वेस्टमेंट इसीलिए बढ़ाते हैं कि इनको दिख रहा है कि मार्केट अभी डाउन है। क्योंकि मार्केट डाउन है तो ये इन्वेस्ट करके उस पैसे का बहुत अच्छा मोटा पैसा बना सकते हैं। और हमेशा किसी शेयर की वैल्यू तभी बढ़ती है जब उसमें एफ आईज और डी आईज एंटर करते हैं। अगर यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग ही पूरी होती है, पब्लिक का पैसा ही होता, तो इस केस में और चांसेस हो जाते कि वो कंपनी और ग्रोथ करती। बट यहाँ पे ये कंपनी ग्रोथ तो कर ही रही है, ग्रोथ के साथ साथ में अब और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इसकी ग्रोथ करनी है, क्योंकि मार्केट अभी टूटा हुआ है और इसमें एफ आई डी आईज होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग देखिए कितनी कम है। पब्लिक हमेशा जब भी कोई मार्केट टूटता है तो उस मार्केट से निकल के बाहर आती है, और जो भी इन्वेस्टर वगैरह होते हैं वो उस कंपनियों में तभी एंटर होते हैं जब मार्केट टूटता है। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने पैसा बाहर निकाला है, बट लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। जो टाटा का मोटर का शेयर उस टाइम पे 100, 125, 150 रुपये का था, वही शेयर 2-3-4 साल बाद 1000 रुपये जाके आया है। तो आपको ऐसी कंपनियों को ढूंढना है, ऐसी कंपनियों को ढूंढकर उनमें शॉर्ट टाइम के लिए छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक साथ कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है, वैसे ही स्टॉक में एसआईपी कर सकते हैं आप, या एवरेज करते हुए चल सकते हैं। हमेशा तब आप प्रॉफिट अच्छा बना के निकलेंगे, तभी आपको कंपनियां प्रॉफिट दे के जाती है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से इन्वेस्ट करके और उस कंपनी में प्रॉफिट बना सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो मुझे 50-50 लगता है कि कंपनी अच्छी भी है, बुरी भी है। 2-3 मेरा पैरामीटर्स है जिसके अकॉर्डिंग कंपनी के कुछ पॉइंट्स है वो मुझे सही नहीं लगे। स्टॉक पी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है, प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम है कंपनी की,
ये 2-3 मुझे पॉइंट और इंट्रिंसिक वैल्यू, ये कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू भी कम है। तो ये 3 पॉइंट्स मेरे को ख़राब लगे। इसके अलावा मेरे को जो 2-3 पॉइंट अच्छे लगे वो ये है, कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है, तो कंपनी अच्छी सस्टेन कर रही है। दूसरा, कंपनी की जो करंट प्राइस है वो उसके लो के आसपास खड़ी है, तो ये एक सबसे अच्छा मेरे को प्लस पॉइंट लगा। तीसरा प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा कि एफआईज और डीआईज की जो होल्डिंग है वो 30% के अराउंड है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट लगा। तो इसलिए मुझे 50-50% शेयर लग सकता है कि ये कंपनी अच्छी भी है और बुरी भी है। तो अब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी एक राय बना सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको यही राय दूंगा कि छोटे लेवल पर छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कीजिए, और जब मार्केट ग्रोथ करता है तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि ये कंपनी बहुत अच्छा देखी जा रही है। और हमेशा ऐसी कंपनी को आप इग्नोर कर देते हैं, आपको ऐसी कंपनियाँ नहीं मिलती है, क्योंकि गाड़ी जब बन के तैयार होती है तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगते हैं, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो पार्ट्स लगते हैं, उनकी भी तो कहीं न कहीं भूमिका होती है उस गाड़ी के अंदर। तो वो भूमिका ये कंपनियाँ ही निभाती है, ये कंपनियाँ ही उनके पार्ट्स बनाती है, प्रोवाइड करवाती है वर्ल्ड लेवल पर। जब 100 गाड़ियाँ बिक रही है तो 100 पार्ट्स भी तो बिक रहे हैं, आप ये भी तो नोटिस कीजिए ना उस चीज़ को। तो ऐसी कंपनियों को आपको ढूँढना है, ऐसी कंपनियों को रिसर्च करनी है, और फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा किसी भी कंपनी को चेक करना चाहिए। फंडामेंटल्स अच्छे हो तो आप अगर शॉर्ट टाइम मीन्स 2-3 महीने के अंदर अपना पैसा नहीं भी रिकवर कर पाते हैं, तो आप हमेशा 2-3-4-5 महीने बाद उस कम शेयर से पैसा ज़रूर कमा के निकलेंगे। ये मेरा पर्सनल राय है, और आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कैसा शेयर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।